नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। गुजरात सरकार के एक हैरान करने वाले फैसले से सियासत गर्मा गई है। गुजरात सरकार ने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को 15 साल की सजा के बाद ही रिहा करने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने अपनी रिमिशन पॉलिसी यानी छूट नीति के तहत इनकी रिहाई को मंजूरी दी, जिसके बाद कल 15 अगस्त के मौके पर इन सभी को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया। इस मामले में जेल में 15 साल गुजार चुके एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द रिहाई के लिए अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने गोधरा के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया और इस पैनल की सिफारिश पर इन 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया गया। 3 मार्च 2002 को गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में एक भीड़ ने 19 साल की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया। उसकी 3 साल की बेटी समेत 14 लोगों की हत्या कर दी। इस मामले में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में बिल्किस बानो ने सभी दोषियों को पहचाना और कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिस पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। लेकिन अब कानून के जानकार और विपक्ष के नेता इन 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो इससे जुड़ी नीति जारी की है, यह फैसला उस नीति का भी उल्लंघन है। और इस मसले पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से बात की हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे आज गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद सुनाए गए 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया है। गुजरात सरकार की दलील ये है कि उन्होंने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई को मंजूरी दी और 15 अगस्त के मौके पर इन सभी 11 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को इन सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी थी और इसको लेकर के जाहिर है सवाल खड़े होने शुरू होंगे। हालांकि सरकार का, गुजरात सरकार का अपना तर्क है और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो कि खुद बैरिस्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब देश में आज़ादी के 75 साल के यौम आज़ादी का अमृत उत्सव हम सब जोश व खरोश से मनाएं और मना रहे हैं, और जिस दिन देश के प्रधानमंत्री तारीखी लाल किले से खड़े होकर अपने भाषण में महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते, उस दिन एक हीनियस क्राइम के सिलसिले में जिन लोगों को कोर्ट ने लाइफ की सजा दी थी और वो बिल्किस बानो का उनका रेप था। आपके देखने वालों के बात समझना जरूरी है कि बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी 5 महीने की। उसका 11 लोगों ने उसका रेप किया और रेप उन लोगों ने किया जो बिल्किस बानो के नेबर्स थे, पड़ोसी थे। बल्कि बिल्किस बानो जो हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, वो भी एक एक्यूज के दुकान से बिल्किस बानो चूड़ियां खरीदी हुई थी। तो बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की उनकी बेटी को उनके सामने सर पर उसके सर को मारकर उसकी हत्या की गई। उनके परिवार के 4 लोगों को भी उनका रेप और उनका मर्डर हुआ। तो एक हीनियस क्राइम के सिलसिले में आप उनका रिमिशन देते हैं। और बाबा, मैं यहां पर बताना जरूरी समझता हूं कि अभी एक संजय गुप्ता नामी आईएएस ऑफिसर ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की रिमिशन पॉलिसी को ट्वीट किया, जिसमें आप एनेक्शर 1 देखेंगे तो एनेक्शर 1 में बाबा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लोग ग्रुप मर्डर करते हैं, 1, 2 और ज्यादा लोगों का, ये एनेक्शर में पॉइंट 4 है। और उसी में अगर आप देखेंगे तो उस एनेक्शर में पॉइंट 4 में पॉइंट डी देखिए, प्रिजनर्स कन्विक्टेड फॉर मर्डर विथ रेप और गैंग रेप, इनको रेमिशन मिल ही नहीं सकता। ये तो गुजरात गवर्नमेंट का खुद पॉलिसी है।
अब ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पेसिफिकली कहा था कि इनको दे दो रेमिशन। तो ये पूरे के पूरे लाइफ सेंटेंस है, रेप का, मर्डर का इन पर चार्ज कायम हो चुका है और गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी के खिलाफ इनको इस तरह का रेमिशन दिया जाता है। तो क्या पैगाम हम दे रहे हैं? तो मेरा मानना यह है कि गुजरात की सरकार भाजपा की सरकार है और वो एक समुदाय की ताईद में हमेशा रही है। अरे तुष्टीकरण तुष्टीकरण भाजपा बड़ी बोलती है, तो इससे बड़ी तुष्टीकरण की मिसाल और क्या हो सकती है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इज्जत की बात करते हैं, और यहां पर बिल्किस बानो जिसका गैंगरेप हुआ, जिसके पड़ोसियों ने उसका गैंगरेप किया, उनको आप छोड़ देते हैं रेमिशन के नाम पर। तुष्टीकरण तो सर अल्पसंख्यकों का होता है, बहुसंख्यकों को के लिए तो मिठाई बांटी जा रही है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये सच्चाई में तुष्टीकरण ये हो रहा है कि जिस महिला को सालों लड़ना पड़ा, जिस महिला को इंसाफ के लिए गुजरात से बाहर केस उसका लड़ा गया, जिसके पति ने एक दीवार की तरह अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर अपनी पत्नी के इंसाफ की लड़ा, आप बताइए कि क्या पैगाम दे रहे हैं? जो प्रेग्नेंट थी 5 महीने की, पड़ोसियों ने उसका रेप किया, उसकी बेटी 3.5 साल की बेटी की हत्या की गई, उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया गया। और बाबा ये हम भूल जा रहे हैं कि उन पुलिस वालों को भी सजा हुई जो बिल्किस बानो की मदद नहीं कर रहे थे, उन डॉक्टर्स को सजा हुई जो एविडेंस को छुपा रहे थे। तो देश के प्रधानमंत्री भाजपा पूरे देश को क्या पैगाम दे रही है? इससे बात साबित होती है कि वो जो बात करते हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट की, और खास तौर से राखी के दिन एक नहीं कई मुस्लिम महिलाओं को बुला बुलाकर उनके हाथ से राखी बंधवाई गई, बुर्का पहने हुई थी, सब झूठ है। आप सिर्फ भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और भाजपा उन लोगों को इनाम दे रही है रेमिशन पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करके, जिन्होंने एक महिला का इस तरह से बर्ताव किया, एक परिवार की हत्या की और रेप किया। जो केंद्र की भी नीति है सर, वो मैं आपको मालूम होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूं कि रेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ है केंद्र सरकार। बिल्किस रेप कांड के दोषियों की रिहाई केंद्र के नियमों के खिलाफ है। कैदियों को छोड़े लेकिन रेप के दोषियों को नहीं, ये केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र की आजादी महोत्सव रिहाई नीति में रेप के दोषी नहीं आते हैं। अब इसके बाद क्या आर्गुमेंट बचता है गुजरात सरकार के पास? क्योंकि गुजरात सरकार ने कहा कि मैंने राज्य की माफी नीति के तहत इनको रिहा किया है। बाबा, मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना, एक और बात बताना जरूरी समझता हूं। ये कंसिस्टेंट बिहेवियर है भाजपा का। अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट केस में भी आरएसएस के 2 लोगों को सजा हुई थी, उनको भी पेरोल पर छोड़ दिया गया। जब वो गुजरात जाते हैं अपने गांव को, तो उनका दूल्हों की तरह, एक शादी की बारात की तरह उनका इस्तकबाल होता है। तो ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और भाजपा मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करना चाहती है, इसलिए ये सब अपीजमेंट की पॉलिसी भाजपा कर रही है। आप कैसे, अगर आपकी केंद्र की पॉलिसी है तो कहिए ना आपकी सरकार है कि फौरन कैंसिल किया जाए रेमिशन उनका, उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाए। ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा, क्योंकि लाल किले से खड़े होकर जब प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो भारत की महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, उनके एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इज्जत की बात कर रहे हैं, कौन सी इज्जत है? ये तो बेइज्जती है पूरे महिलाओं की। और उस महिला की जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसको इंसाफ उसके प्रदेश में नहीं, पड़ोसी प्रदेश में जाकर कोर्ट ने उसको इंसाफ किया, और वहां पर आप इसको इस तरह से छोड़ देते हैं लोगों को, ये गलत है, बिल्कुल जुल्म है। ये नाइंसाफी भी नहीं है, बल्कि जुल्म किया जा रहा है महिलाओं के ऊपर। लेकिन सर आप तो जानते हैं कि अब बीजेपी ने तो ये तो साफ ही कर दिया है कि वो बहुसंख्यकों की राजनीति करेंगे। आप देखिए कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है, साफ है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं बाबा, वो मंत्री ना बनाए, मुझे उसकी उतनी तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि एक पीड़ित महिला को, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, और पड़ोसियों ने किया बाबा। बल्कि एक एक्यूज को तो उसकी दुकान से उसने चूड़ियां खरीदी थी। बीजेपी किसी मुसलमान को मंत्री ना बनाए, मगर जिस मुसलमान महिला की रेप किया जा रहा है उसके खातियों को तो रेमिशन के नाम पर ना छोड़े ना। गुजरात की रेमिशन पॉलिसी के आप
आप खिलाफ डिसीजन लेते हैं? केंद्र की रेमिशन पॉलिसी के खिलाफ लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको गुजरात का इलेक्शन जीतना है, आपको वोट चाहिए, आप एक बायस थे एक समुदाय के लिए, इसीलिए आप इस तरह का फैसला लेते हैं। अगर बाबा एक बात बताइए, महाराष्ट्र में भी एक महिला है जिनको 93 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में रुबीना मेमन उनका नाम है, क्या एक नाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की सरकार कमीशन बनाकर छोड़ देगी रुबीना मेमन को? गाड़ी तो उसके नाम पे नहीं थी, वो 17 साल से जेल में है। बाबा क्या गोधरा के लोग जेल में उनको छोड़ेंगे? क्या वडोदरा सीरियल ब्लास्ट के लोग 14 साल से जेल में छोड़ेंगे उनको आप? आखिर ये पॉलिसी कब तक चलेगी भाजपा की? आप सरासर ये बता रहे हैं कि जहां पर लफ्ज मुसलमान आएगा आप कुछ इंसाफ नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक ही समुदाय से के इंसाफ की, क्लेमेंसी की, रेमिशन की बात करेंगे, और वो भी रेमिशन आपके होम मिनिस्ट्री के उसूलों के खिलाफ है, उसके खिलाफ आपने डिसीजन लिया। ये तो अब क्या इसका कोई कानूनी उपाय बचता है, या फिर हम समझें कि अब ये रिहा हो गए तो अब ये रिहा रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ये फेट अकम्पली नहीं होगा, बल्कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई में महिलाओं से और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत करते हैं, उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, उनके महाफिज हैं, तो मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट अपील करूंगा कि वो अपनी भाजपा की सरकार को ऑर्डर दें कि अपना रेमिशन डिसीजन को कैंसिल करें और इन खातियों को दोबारा जेल में भिजाएं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? कल कहेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जामिन करो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए थे इन लोगों को? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता सकते थे कि गुजरात सरकार की रेमिशन पॉलिसी के खिलाफ है, कि जिन्होंने गैंगरेप करके मर्डर किया, जिसने कॉन्स्पिरेसी की, आप बता सकते थे। आपकी रेमिशन कमेटी खुद अपने ही सरकार के उन प्रिंसिपल और होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर डिसीजन लेती है, तो उसको कैंसिल करना चाहिए, इनके रेमिशन को, इनको दोबारा जेल को भिजाना चाहिए वापस। नहीं ओबीसी साहब, आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कहना चाहिए, राज्य सरकार, ये सब तो हुआ नहीं, मतलब राज्य सरकार ने किया नहीं। क्या कोई कानूनी पहलू भी बचता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? क्या कहीं और जाया जा सकता है? बाबा, वो गालिब का शेर है ना कि कौन जिया तेरे जुल्फ के शहर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। जाना चाहिए, बल्कि अब मगर अरे भाई, ये आप ओपन वायलेशन कर रहे हैं। देखिए बाबा, इनकी पॉलिसी है घर तोड़ दो बगैर नोटिस के, कोर्ट को जाओ। खातियों को छोड़ देंगे क्योंकि रेमिशन की पॉलिसी के खिलाफ डिसीजन, आप कोर्ट को जाओ। अरे भाई, उस महिला पर क्या गुजर रही होगी जिनको आपने छोड़कर उनका इस्तकबाल फूल और मिठाई से कर रहे हैं। आप याद रखिए, ये छोटा क्राइम नहीं था, हीनियस क्राइम था। ये पड़ोसी थे बिल्किस बानो के, जो जानते हुए बिल्किस बानो को उसका रेप किया, उसकी बेटी को हत्या किया, और आप उनको निकाल रहे हैं। पूरे देश में क्या मैसेजिंग हो रही है कि भाजपा उन लोगों को छोड़ देती है जिसके लिए उनका वोट चाहिए, और उनको नहीं छोड़ेगी जिनकी वोट की जरूरत नहीं है। इंसाफ तो खत्म हो गया ना इस पर। इंसाफ की तो बलि लगा दी गई। नहीं तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर इसका कोई उपाय है? क्या कोई आप कुछ ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे? क्या रास्ता है आगे? नहीं, देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री बोलते कुछ है, भाषण तो बड़ा अच्छा देते हैं, मगर प्रैक्टिकली उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते। वो सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके अल्फाज की अहमियत नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो गुजरात की सरकार कैसे उनके खिलाफ जा सकती है? क्या देश के प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ये बिल्किस बानो का वाकया उस वक्त हुआ जब मैं मुख्यमंत्री था, इसलिए आज उसकी मुझे फिक्र नहीं है? देश की जनता देख रही है, हम देश की जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। और ऐसे कई रेप के विक्टिम, देखिए याद रखिए, भारत में दिन में कई रेप होते हैं महिलाओं के। आप उनको क्या मैसेज कर रहे हैं? क्या उनको पैगाम दे रहे हैं कि कोर्ट सजा भी दे दे तुम्हारे रेप करने वाले को तो सरकार उनको बाद में छोड़ देगी 7-8 साल के बाद, 6-7 साल के बाद? तो 6-7 साल के बाद क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेप की विक्टिम है उसका गम, उसकी तकलीफ खत्म हो जाती? नहीं होती है। ये तो जिंदगी भर की तकलीफ है। बल्कि जिस बहादुरी से बिल्किस बानो और उनके हस्बैंड ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, उसको तो हमको सराहना चाहिए। बल्कि आज आप उनको छोड़ रहे हैं क्या? ये बिल्कुल ही एक जुल्म पे जुल्म है। ये तो एक अंतिम का सवाल है ओबीसी साहब,
आपने कहा कि गुजरात चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। गुजरात प्रधानमंत्री का स्टेट है, होम मिनिस्टर का स्टेट है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या पॉलिटिकली गेन क्या हो सकता है? बिल्कुल पॉलिटिकली बहुत बड़ा फायदा होगा प्रधानमंत्री को। माया कोटनानी क्या जेल में है? जेल के बाहर है माया कोटनानी। वो मंत्री थी मोदी जी के जब मुख्यमंत्री थे। बाबू बजरंगी का देख लीजिए आप। मैं तो मिसाल दे रहा हूं ना आपको, अजमेर ब्लास्ट के 2 एक्यूज जिनको कोर्ट ने सजा दी वो बाहर हैं आज। अरे भाई बताइए, हीनियस क्राइम करने वाले रेमिशन पर निकल जाते हैं और जो लोग कुछ नहीं करते यूएपीए में सड़ रहे हैं, 2-2 साल से सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी सही कहा आपने। ओवैसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। शुक्रिया बाबा, थैंक यू थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। वो 27 अगस्त को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनसे खास बात की हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव ने कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। देश को 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने वाले हैं जस्टिस यूयू ललित, जिनका एक बहुत बड़ा लंबा कैरियर रहा है वकालत का, और एक बहुत लंबा एक ऐसे जज सुप्रीम कोर्ट में रहे जो अब चीफ जस्टिस बनेंगे और सीधे बार से जो पहुंचे और चीफ जस्टिस बनेंगे वो सिर्फ देश के इतिहास में वो दूसरे ललित साहब ऐसे हैं एक बड़े। और आज हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर वो हैं। सर आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। थैंक यू। अब क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने होंगी, क्योंकि जस्टिस अभी जैसे आपने घर घर पहुंचने की कोशिश की, न्याय को पहुंचाने की गरीबों तक कोशिश की, लेकिन बतौर देश की न्यायपालिका के मुखिया बहुत सारी चुनौतियां हैं। जजेस की कमी है, संसाधनों की कमी है, सरकार से भी अपॉइंटमेंट करवानी है, बहुत सारी चुनौतियां हैं और वक्त आपके पास उतना नहीं है। ऐसे में आपने क्या प्लानिंग की है, किस तरीके से आप देश के लोगों को ये भरोसा देंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय उन तक पहुंचे? न्याय तो वैसे हर नागरिक का हक है, मौलिक अधिकार है, तो जब भी वो चाहें एक्सेस टू जस्टिस के प्रिंसिपल के तहत एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू अप्रोच द कोर्ट। जहाँ तक कि एक चीफ जस्टिस की ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सवाल है, वो सिर्फ एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग व्हाट इज कॉल्ड लेइंग डाउन सर्टन पॉलिसी गाइडलाइंस, सर्टन कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट या प्रैक्टिस। एक चीफ जस्टिस का ये बनेगा कि उसका दायित्व ये है कि सिर्फ अपनी ही करियर के बारे में ना सोच के या अपनी टेन्योर के बारे में ना सोचते हुए एक इस तरह की प्रणाली बना ले कि जिसके तहत जो उन प्रिंसिपल्स के तहत आगे वाली कई सालों तक वो प्रणाली चलती रहे। एक प्रणाली ऐसे हो कि जो सर्वसम्मत हो और सबके लिए अच्छी हो, और जिसमें एक सिर्फ चीफ जस्टिस का रोल नहीं है, सारे पूरे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके हुए चलना पड़ता है। तो ये जो आगे चलता रहेगा सिलसिला, यही एक चीफ जस्टिस का असली दायित्व है। सर बड़ा सवाल उठा है, आपने भी कई बार उठाया और आपने कोशिश भी की है कि जमानत जल्द मिले लोगों को, जो जेल में जो इंटाइटल हैं जो छूट सकते हैं, क्योंकि बेल जो है वो रूल है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ऐसे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने ये भी कहा कि इस देश में अमीरों को जल्दी केस सुने जाते हैं, गरीब लोगों के नहीं सुने जाते हैं। तो एक ये भी परसेप्शन है, इसको बदलने के लिए क्या आपकी तरफ से, क्योंकि आपने इतना काम किया है इस फील्ड में और आप कोविड के टाइम भी 11 स्टेट में गए जब लॉकडाउन था, सब जगह बंद थी, आप अलग अलग छोटे छोटे जिले और तालुकों में गए, तो जो लोग जो बेल पे नहीं छूट पा रहे हैं या जो बात है कि अमीरों के केस आ जाते हैं, गरीब के केस की सुनवाई नहीं होती है, उसको लेकर आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी जेल में लोग हैं, जेल या प्रिजन्स में हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा हम लोग कहते हैं जिनको अंडर ट्रायल्स, कि जिनके केस की अभी तक के सुनवाई, फाइनल हियरिंग की सुनवाई हुई नहीं है, ऐसे लोग 90% होते हैं। मतलब 10% हमारे पास कन्विक्ट्स होते हैं और 90% हमारे पास अंडर ट्रायल्स होते हैं। अब होता यह है कि आपके पास कन्विक्शन का रेट है विच इज़ लेस देन 30%,
तो इसका मतलब है उन 90 में से सिर्फ 30% लोग फाइनली चल के कन्विक्ट होने वाले हैं। तो इसका मतलब है 90 में से आपके पास 70% लोग ऐसे हैं कि जो कन्विक्ट कभी होंगे नहीं, और वो सिर्फ यानी कानून के जो पहलू हैं या जो उसके प्रणाली का एक हिस्सा है जो अभी तक के सुनवाई नहीं हुई है या ट्रायल नहीं हुई है, इसकी वजह से सिर्फ अंदर रहते हैं। जो गरीब आदमी होता है या जिसके पास साधन नहीं होते, उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम होता है क्वालिटेटिवली, और वो क्वालिटेटिवली कम होने की वजह से कई बारी आपको वो दुविधा या विसंगति दिखाई देती है कि जो एक ही ऑफेंस के लिए अमीर आदमी जल्दी से बेल पे छूट जाएगा या उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लगता है किसी आदमी को। ये हो जाता है, पर इसके लिए असल में कोर्ट से ज़्यादा आपको लीगल एड के थ्रू, उस माध्यम के थ्रू उस जो गरीब आदमी है उसको उतना ही मौका मिलना चाहिए लीगल रिप्रेजेंटेशन का। वो अगर मिल जाए तो सारी चीज़ें सुलभ होंगी। सर, एक और बड़ा सवाल है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से जजेस पर पर्सनल अटैक हुए। खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है। आपको क्या लगता है किस तरीके से, और मीडिया ट्रायल नहीं चलना चाहिए, ये भी बात कई बार उन्होंने कही है, तो आपको लगता है कि इस तरीके से जो जजेस के ऑर्डर जो हैं उनकी आप आलोचना करिए, पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए? मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि ट्रायल करने का हक या अधिकार अपनी जो सिस्टम है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, उसके तहत सिर्फ कोर्ट्स ऑफ लॉ को है। कोर्ट्स ऑफ लॉ में जो चीज़ मानी जाएगी, जो चीज़ प्रूव हो जाएगी, वो फाइनल मानी जाती है। कई बार ये होता क्या है कि आप न्यूज़पेपर या चैनल्स में थोड़ा सा ज़्यादा एग्जूबरेंस होता है और वो लोग बोल जाते हैं कि नहीं ये पूरा का पूरा प्रूव हो चुका है, ये ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है, तो उसके जो तथ्य हैं, उसके जो प्रूफ है, वो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट होना शुरू हो जाता है अखबारों में या फिर चैनल्स में। तो एक सवाल है कि वो मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। आपको एक रिपोर्टिंग के तहत आप ये रिपोर्ट कर सकते हो कि इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक के प्रोग्रेस हो चुकी है, करेक्ट? ये दैट्स द डिफरेंस और दैट्स द लिमिट विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड, नंबर 1। नंबर 2, आपको उतनी ही दायरे में रहना है जितना कि वो जजमेंट ने में लिखा है, या उसके ऊपर जो आलोचना करनी है उतना करो। मैं ये नहीं कहता कि आप जजमेंट या ऑर्डर्स की आलोचना ना करें, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो, आप बेहद करो कि एक जजमेंट अगर गलत है तो एक रिसर्च के तौर पे समझ लो, अगर वो जजमेंट ने एक कानून का पहलू अगर मिस किया है या कानून का पहलू उनके नज़रअंदाज हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये जजमेंट ने ये फलाना फलाना जो बाइंडिंग जजमेंट है उसको मद्देनज़र नहीं रखा है, उसको नज़रअंदाज किया है, तो इसलिए ये जो जजमेंट है इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस तरह के जो भी डिबेट्स हैं, इस तरह के जो भी आपकी आलोचना है, दैट इज़ ऑलवेज वेलकम, बिकॉज दैट फर्दर्स द कॉज ऑफ जस्टिस। आगे चल के जजेस को भी समझ में आ जाता है कि शायद हमारी गलती कहाँ हुई है, करेक्ट? तो इस तरह का जो भी आलोचना है, दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। वो जो आलोचना होगी वो एक आपका जो सिस्टम है उसको सक्षम करेगी, करेक्ट? पर एक जो दूसरे किस्म की आलोचना है कि एक जज के ऊपर आलोचना करना, वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक और बड़ा सवाल है सर, बहुत सारे लोग काफ़ी साल से, कई बार, एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी बोला, वो पुरानी बात है, लेकिन कि कोई जैसे लोग मानते हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो आपके ऊपर सरकार का एक दखल होता है, प्रेशर होता है। आप इतने साल से, आप 2014 से यहाँ पे हैं, हम भी आपको देख रहे हैं, क्या आपको कभी लगा ऐसा कि ऐसा होता होगा या ऐसा होता है? मैं तो ये नहीं जानता और समझता भी नहीं कि ऐसा कोई प्रेशर होता है। हर आदमी अपना काम अच्छे से करें तो उसके ऊपर कोई भी प्रेशर कहीं से भी आ ही नहीं सकता असल में। अब जैसे जज की बात रही, आपके जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एक फंडामेंटल एस्पेक्ट मान के पूरी सिस्टम ही उसी इर्द गिर्द चलती है, करेक्ट? एक जजेस को अपना जो जजमेंट है उसके ऊपर किसी की आलोचना नहीं हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो यही प्रावधान है
कि आप पार्लियामेंट में भी यानी आप जो डिस्कस कर सकते हो उसके लिए भी प्रावधान है कि एक जजमेंट के ऊपर आप क्या डिस्कस कर सकते हो। जज की कॉन्डक्ट आप कभी डिस्कस नहीं कर सकते, करेक्ट, इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट हिम। सो इतनी सारी जो प्रावधान, इतनी सारी जो प्रोविजंस दी है, वो इसलिए दी है कि एक जज को अपना कार्य करते वक्त, अपना काम करते वक्त उसको पूरा का पूरा इंसुलेशन हो, उसको कहीं से भी अटैक या कहीं से भी प्रेशर आने का कोई चांस ही ना हो, और वो जज अपने उस प्रेशर के से बिल्कुल एकदम परे रहे, इंसुलेटेड रहे। वाले बहुत सारे जब कोई फैसले आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो लोग जैसे अमीर गरीब की बात हम कर रहे थे, इसी तरह कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक कम्युनिटी वाले को जल्दी बेल मिल जाती है, दूसरी कम्युनिटी वाले को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं अदालतें भी बायस हैं, कि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है जब आप बेल देते हैं या बेल की कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें जो फाइल पढ़ते हैं फैक्ट पे बात करते हैं। मैंने कई बार आपको सुना है कि आपने एक बहुत बड़े केस में, गैंगरेप केस में, उनके घर वाले कहना कुछ चाह रहे थे कोर्ट के अंदर, तो आपने कहा कि ये क्रिमिनल केस है, इसमें इमोशन बीच में मत लाइए। एक गैंगरेप दिल्ली का निर्भया केस वो था, उनके घर वाले बोलना चाहते थे। तो ऐसे में आप मतलब कभी आपको ऐसा लगता हो कि या जो परसेप्शन बनता है वही जमानत के भाई इसको जल्दी मिल गई उसको लेट मिली, तो कहाँ तक फैक्ट काम करते हैं और कहाँ तक मीडिया का या किसी का प्रेशर काम करता है? अब जैसे आप ही ने वो जो जिक्र किया, एक जो केस मेरे सामने चल रहा था, केस में ये था कि हाँ उनको डेथ सेंटेंस हुई थी, जो मुलजिम थे 3 लोगों को, और डेथ सेंटेंस नेचुरली दी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन वाज बिफोर अस। तो उस कन्विक्शन के पहलू से देखते हुए उनके जो वकील साहब थे उनकी तो बहस हमने सुन ली, फिर स्टेट के जो प्रोसिक्यूटर होते हैं या स्टेट के वकील होते हैं उनकी भी बहस हमने सुन ली। जो कंप्लेनेंट होते हैं आज की तारीख में, विक्टिम या कंप्लेनेंट को भी यानी एक अपना एक अलग अस्तित्व कोर्ट के सामने या एक अलग उनका स्टैंडिंग होता है। जहाँ तक के भी आपको मेरिट्स के ऊपर वो सबमिशंस करना चाहें तो आप हमेशा सुन लेते हैं, पर ये कह के कि भाई अब आज उस फादर की क्या हालत है, करेक्ट, उस लड़की के, उसमें गैंगरेप का सवाल था और गैंगरेप और मर्डर का। तो आज फादर की क्या हालत है, आज उनकी कंडीशन क्या है, ये जो मामले होते हैं ना, ये पॉइंट्स थोड़े से अपनी जो कक्षा है मैटर की, उसका जो एक अपना पहलू है, उसके जो लिमिट्स है उसके बाहर चले जाते हैं। अभी आपने इमोशंस और फैक्ट्स की बात जो बोली ना, तो ये जो है हमेशा हमारे सामने जो आते हैं वो हम फैक्ट्स के तौर पे ही देखते हैं। उसके पीछे वाला जो रुख है ना कम्युनिटी, हाँ, जो इमोशंस है या कम्युनिटी है या किसी का कास्ट है, क्रीड है या उसका स्टेशन इन लाइफ है, दैट बिकम्स कंप्लीटली इमटेरियल। यू जस्ट गो बाय द फैक्ट्स बिफोर यू। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक जज कुर्सी पे बैठते हैं बिल्कुल तो वो ये नहीं देखते कि ये बिल्कुल नहीं देखता और नहीं देखना भी नहीं चाहिए। सर एक ये सवाल है कि अब दोबारा से एक बहस शुरू हुई है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों होने चाहिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये 5 जजेस की कह चुकी है चीफ जस्टिस इज मास्टर ऑफ रोस्टर, लेकिन एक बार फिर बहस शुरू हुई है। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप पहले जज थे, फिर कॉलेजियम में आए, अब आप चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, आपकी क्या सोच रही है? इसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? वो कह रहे हैं कि इसके लिए नहीं, आप ऑटोमेटिक सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम पर उसमें जो आप फीड करोगे वो कौन फीड करेगा? मतलब रोस्टर आप एक बार कहीं ना कहीं तो आप डिसाइड करोगे कि समझ लीजिए सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस के मैटर्स ये फलाना फलाना कोर्ट में आएंगे, बेल मैटर्स फलाना फलाना कोर्ट में आएंगे, या आप समझ लेबर डिस्प्यूट्स इन कोर्ट्स में आएंगे। किसी ना किसी को तो डिसाइड करना पड़ेगा जी। आप जो बोल रहे हो वो क्या, इंडिविजुअल मैटर का पिकिंग अप एंड फिक्सिंग नहीं होना चाहिए। यहां तक कि मानता हूं मैं कि एक जिसको बोलते हैं आप एक ऑब्जेक्टिव लेवल हो, ऑब्जेक्टिव आइडियाज हो, और उसी ऑब्जेक्टिव आइडियाज से ऊपर पैरामीटर्स के ऊपर लिस्टिंग हो। सर एक और बड़ी एक चीज़ जो हमने आपको देखा, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि जब आप वकालत करते थे, कितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हों, आपकी टोन पिच यही होता था, इसी कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा कैसे भी केस में। फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए, यहाँ भी कितना भी बड़ा केस हो, कितना भी गंभीर केस हो, कितना भी
मुश्किल केस कुछ भी हो, आपकी कभी ना पिच बदला अपनी आवाज़ का, ना टोन बदला, ना कभी आप गुस्से में किसी को दिखाई दिए। लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो अपने धैर्य को, अपने संयम को कैसे रोकते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग गुस्सा भी आता होगा कभी कभी आपको। देखिए, मैं भी उतना ही अच्छा या बुरा इंसान हूँ जैसे हर सिटीज़न होता है। हर सिटीज़न को कभी ना कभी गुस्सा आता है, कभी ना कभी नहीं आता है। सिर्फ उस गुस्से पर अपना कंट्रोल रखना और अपनी जो इमोशंस है उनके ऊपर कंट्रोल रखना। जैसे मैंने अभी अभी आपके एक सवाल का जवाब देते हुए बोला, आप अपने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दे दो। आप जब फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दे दे तो किस तरह से वो फैक्ट्स पेश आए हैं, या किसी ने आवाज़ बढ़ा चढ़ा के पेश किए हैं या कैसे पेश किए हैं, इसके ऊपर, यानी दीज आर ऑल फ्रिल्स एसेंशियली। आप सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दे दो। आपके पास अगर ये थोड़ा सा एक कर्मयोग हो कि बस मैं एक काम कर रहा हूँ ये, और मुझे उससे आगे और कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ यही काम करना है, तो आप जिस लेवल से भी आप काम करो, एक वकील के तौर पे करो, तो आप बोलोगे नहीं मुझे सिर्फ ये इतना काम करना है, डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। हम तो यही सीखते हैं ना गीता में, कर्मणि एव अधिकारः ते। तो ठीक है, वही आप एक काम करो। सर एक और सवाल है, बहुत चर्चा होती है इस पे, बार बार पार्लियामेंट में भी सवाल होता है कि जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी एज जो है वो 65 साल रिटायरमेंट से बढ़ा के कम से कम 70 होनी चाहिए। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी ये बात कहते हैं, और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा पर्सनल ये विचार है कि 65 वाली एज है वो ठीक है, कोई ये नहीं। कारण ये कि जैसे मैं समझता हूँ कि हर जो जज काम करता है आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर इतने सारे प्रेशर्स होते हैं, आपका दिन इतना तेजी से निकल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता लोगों को। और होता यह है कि इसमें, जैसे मैं मेरे इस पे बोलूं, मेरे पे ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो मेरे फर्स्ट कैजुअलिटी होती है मेरा मॉर्निंग वॉक, कि वो वॉक बाजू में रह जाता है कि आप बोलते हो नहीं मुझे ये मैटर्स पढ़ने हैं। तो इसलिए होता क्या है कि आप हेल्थ के ऊपर अपना ध्यान कम रखते हो। हमारे यहाँ जो डॉक्टर श्यामा गुप्ता है, सुप्रीम कोर्ट क्लिनिक के इंचार्ज, वो पिछले 20-25 साल से हैं वो उधर। तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जितने भी जज साहब आते हैं और जो 5-6 साल या 8 साल के बाद जो रिटायर होके निकल जाते हैं, तो जो हेल्थ कंडीशन उनकी आते वक्त होती है उससे कई गुना बिगड़ी हुई कंडीशन में वो रिटायर होके निकल जाते हैं। एक और सर, आप देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर हैं। देश के हर नागरिक को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, उसको एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? भरोसा सिर्फ चीफ जस्टिस के तौर पे नहीं, पूरी की पूरी न्याय प्रणाली का भरोसा है। न्याय प्रणाली इस आधार पर है कि एक रूल ऑफ लॉ हमेशा चलता रहे, और सारी कम्युनिटी जो है, कहीं ना कहीं हर ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स में डिस्प्यूट्स आने ही वाले हैं। जहां पर भी ह्यूमन इंटरैक्शन होगी, देयर इज बाउंड टू बी सम काइंड ऑफ सम डिफरेंस। उन डिफरेंसेस को तुरंत हल करना, और वो हल हो सकते हैं, ये विश्वास पैदा करना, ये न्याय प्रणाली का काम है। तो आप विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बिल्कुल वही होना चाहिए, स्वतंत्र है, आज़ाद है और सबके साथ है। बिल्कुल सही जी। ललित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और 49वें देश के मुख्य न्यायाधीश वो बनने जा रहे हैं, हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ है। हमने लंबे समय से उनको अदालत में काम करते हुए देखा है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि देश की जो न्यायपालिका है उनके नेतृत्व में वो और चमकेगी और निखरेगी। और वो लोगों को भरोसा भी दिला रहे हैं कि यहाँ पर धर्म, जात और जाति या किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं है। अदालत सबके लिए है और सबके साथ खड़ी है। थैंक यू। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और अब जब महंगाई की मार इतनी है तो एक और चीज़ है जिससे लोगों को झटका लगने वाला है। अब अमूल ने और मदर डेयरी ने दूध महंगा कर दिया है। दोनों कंपनियों ने 2 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ाए हैं। बुधवार से नई दरों पर यह दूध मिलेगा। आधा लीटर अमूल गोल्ड अब 31 रुपये का हो गया है और आधा लीटर अमूल शक्ति 28 रुपये का।
आधा लीटर अमूल ताज़ा दूध 25 रुपए का है। मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब 61 रुपए लीटर होगा और गाय का दूध मदर डेयरी का 53 रुपए लीटर होगा। मदर डेयरी का टोंड दूध 51 रुपए प्रति लीटर के दाम पर अब मिलेगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में काफी बारिश हो रही है। शिवपुरी में भी बारिश हुई तो आसपास के इलाकों में पानी जो है वो भर गया और ऐसे में एक कॉलोनी में एक मगरमच्छ कहीं झील या तालाब से निकलकर घुस आया और इसके बाद वहां वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को वहां से निकाला और फिर वापस नदी में इसको छोड़ दिया।